Hello everyone, welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering classes. So dear students, as we have studied, as we are discussing about MCQs belongs to our ancient history topics and related to our exam. तो जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत किया है कि अब हम उन MCQs क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत प्रोमिनेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है, जिनको एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और कुछ ऐसे प्रश्न भी डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ताकि हम उस लेवल को कवर कर सकें जो आपके एग्जाम के लायक है। डिस्कशन हम लोग इस प्रकार से करते हैं जिससे कि हम किसी प्रश्न के और सारे डायमेंशन को भी कवर करें, उससे रिलेटेड या वही क्वेश्चन या उससे रिलेटेड आगे का पीछे का उसके ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम उन्हें आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, यही एक सेगमेंट है जिसको अपन को कवर करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज MCQ की एंशिएंट 2। फर्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल वाज अननोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु से अज्ञान थे? एक कौन सा मेटल था जिसको वो लोग नहीं जानते थे या जिसके बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सुना था? लेट अस सी। पहला है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और लोहा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमको गोल्ड के यूज के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले हैं, लेकिन इस सभ्यता में कॉपर का भी मिला है, ब्रॉन्ज का भी मिला है, लेकिन आयरन से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे धातु से, मेटल से अज्ञान थे। वो इस चीज को नहीं समझते थे। हम ये कह सकते हैं कि दैट वाज नॉट इन यूज्ड इन इंडस वैली। इंडस वैली में इसका यूज नहीं होता था व्यापक पैमाने पर। तो ये प्रश्न बड़ा अच्छा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अनअवेयर थे, तो वो था आयरन, लोहा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी लोग कौन थे? पहले इसके लिए डायग्राम समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्प्रेड है वो स्प्रेड हमको दिखाई देता है इन सारे रीजन्स। उसका स्प्रेड इन सारे रीजन में हमको दिखाई देता है। एक पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट्स, तीसरा पॉइंट्स और चौथा पॉइंट्स। और ऐसा भी माना गया है कि सिविलाइजेशन को बनाने वाले लोगों का मूवमेंट इधर से हुआ, यहां से वो आए। तो यहाँ पे जो लोग थे वो किस एथनिसिटी से, यानी कि किस प्रजाति को लेकर के आए थे, तो आप समझ सकते हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड का मूवमेंट इधर से नहीं हो सकता। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड का मूवमेंट इधर से नहीं हो सकता। नॉर्डिक लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। नीग्रोलॉइड अफ्रीका से यहाँ आने में बहुत समय लगा लोगों को। मेडिटेरियन वो एरिया है जो यहाँ पड़ता है अफ्रीका, ये जो अफ्रीका का एरिया है और यूरोप के बीच में, यहां से लोगों का मूवमेंट यहां हुआ। तो दे वर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेडिटेरियन ग्रुप ऑफ सिविलाइजेशन। तो भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उस सभ्यता को बनाने वाले लोग मेडिटेरियन थे। इन मेडिटेरियन को हम लोग कहेंगे भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय लोग थे। ठीक है ना, भूमध्य सागरीय लोग थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से एक प्राचीन गोदीवाड़ा दैट इज कॉल्ड डॉकयार्ड, जिसको हम लोग अन्य शब्दों में कह सकते हैं बंदरगाह। ठीक है, रंगपुर, कालीबंगा, लोथल और हड़प्पा। तो आपको पता है कि कालीबंगा में बंदरगाह जैसी कुछ भी नहीं मिला है, रंगपुर में भी नहीं मिला है, रंगपुर से घोड़े के अवशेष मिले हैं। लोथल में हमको बहुत बड़ा एक गोदीवाड़ा मिला है, गोदीवाड़ा लोथल में, और ये कहां पर है? गुजरात में। लोथल कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा। हड़प्पा सबसे प्राचीन स्थल है, जैसे कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया।
सॉरी, नेक्स्ट इसका उत्तर होगा लोथल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी लोग थे, मतलब वे कहाँ से आए थे और किस चीज को बिलोंग करते थे। इसमें लिखा है ईस्ट वेस्ट पोजीशन इन विच पोजीशन डेड्स वर बरीड बाय द हड़प्पन, सभी लोग को किस पोजीशन में दफनाया गया था, है ना। पहला है ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट यानी ये वाला डायरेक्शन है दफनाने के लिए, नॉर्थ से साउथ ये वाला डायरेक्शन है दफनाने के लिए, डिड नॉट बरी ये गलत है, एनी पोजीशन ये भी गलत है, ठीक है। सही आंसर है नॉर्थ से साउथ, उसमें ये कहा गया कि उनका हेड है वो नॉर्थ में और बॉडी है वो पूरी साउथ में, ये साउथ और ये नॉर्थ, ऐसे उनकी बरीड किया गया था। तो उनको जो समाधान है, उनको जो दफनाए जाने की परंपरा थी, सर को उत्तर में रखा जाता था मोस्ट ऑफ दी बरियल्स में, और जो बाकी के जो लेग्स हैं उनको साउथ की ओर रखते थे। इस तरह से उनको बरीड किया जाता था इंडस वैली के लोगों को। नेक्स्ट, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में, ये तो मैंने कल भी बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थलों के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। लोथल ये है गुजरात, भारत, कालीबंगा राजस्थान भारत, हड़प्पा मांटगोमरी पाकिस्तान, पाकिस्तान, आलमगीरपुर है मेरठ, उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर कौन सा होगा, हड़प्पा। और अगर हम बात करेंगे कि और कौन कौन से स्थल हैं जो आज भारत में स्थित नहीं है, तो सबसे पहला तो हड़प्पा ही है, हड़प्पा। दूसरा है मोहेंजोदारो, मोहेंजोदारो। तीसरा है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। इसके बाद है कोट दीजी चहुंदड़ो। ये बड़े स्थल हैं जो पाकिस्तान में हैं, भारत में स्थित नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि भारत में स्थित नहीं है, ठीक। इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में इन निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। विच पेयर अबाउट द ओरिजिन स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पा इज नॉट करेक्ट आउट ऑफ गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है रफीक मुगल हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्टर सही नहीं है। तो रफीक मुगल इस चीज का सपोर्ट करते थे कि वह मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा बनाई गई सभ्यता है। नेक्स्ट वन, EJH मैके, अर्नेस्ट मैके इनको कहा जाता है, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर। ये मानते थे कि सुमेर, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, ये सुमेरियन लोगों से आए थे, गलत। इनका ऐसा मानना नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉर्टिमर व्हीलर, माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। इन्होंने कहा था कि सभ्यता बाहर के लोगों ने आकर के बनाई है, बिल्कुल सही है। घोष, प्री हड़प्पन कल्चर मेचर्स टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी स्टेटमेंट सही है। केवल एक ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैके का ये मानना था कि इस सिविलाइजेशन को यहीं के लोकल लोगों ने बनाया है, बाहर के लोगों ने नहीं बनाया। नेक्स्ट,
मोहेंजोदड़ो शहर के एक क्षेत्र को कवर किया गया है। ये कहा गया कि जब सबसे पहली साइट मिली थी मोहेंजोदड़ो हड़प्पा, उनका लगभग एरिया कितना था, तो दैट वाज द 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर किस किस के लिए है, सभी के लिए 5 किलोमीटर था वो। बेसिकली चाहे वो हड़प्पा हो या मोहेंजोदड़ो, दोनों एडजॉइनिंग सिटी थे और दोनों ही त्रिभुजाकार थे, ट्राइंगल शेप थे, ट्राइंगल शेप थे। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। तो जितनी भी साइट्स हैं हड़प्पा की, उनको हम देखेंगे तो सबसे बड़ी कौन सी हमको दिखाई देती है, लोथल, आलमगीरपुर, कालीबंगा या राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है भारत में जो स्थित है उनमें सबसे बड़ा। राखीगढ़ी ये कहाँ है, हरियाणा। ये सबसे बड़ा स्थल है, यहाँ से हमको सबसे बड़ी कब्र वगैरह, बहुत सारे बरियल्स वगैरह ये मिले हुए हैं। और ये आपको पता होना चाहिए, गुजरात में है, यूपी में है और ये राजस्थान में है। राजस्थान में है। तो ये हड़प्पा के स्थल हैं, इनमें सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में आता भी है ना। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। The Indus people made small ornaments of gold and used it in beads also. The Indus people used faience to make beads, bangles, buttons, seals and amulets. Indus people made small vessels of silver. Indus people were expert in glass making. ग्लास मेकिंग। तो आपको पता है कि उस समय क्या हम लोग ग्लास बनाते थे, वेसल्स ऑफ सिल्वर बनाते थे, चांदी के बर्तन हमको कहीं से मिले हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हमको चांदी के बर्तन कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए, सिल्वर वेसल्स। ठीक, वो लोग सिल्वर के वेसल्स नहीं बनाते थे। अर्जन पॉटरी हमको वहां से मिली है। बाकी ये दोनों ही सारे ही स्टेटमेंट इंडस वैली के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट, हड़प्पा की इमारतों में ज्यादातर पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, पत्थरों का नहीं, क्योंकि ईंटों का यूज करते थे, पत्थरों का। ब्रिक्स वर आइडियली सुटेड फॉर द मोइस्ट क्लाइमेट। विदाउट आयरन टूल्स स्टोन कटिंग वाज डिफिकल्ट। ब्रिक्स प्रोवाइडेड बेटर फ्लड डिफेंस, स्टोन वाज नॉट readily available. Because of the iron tools, it was difficult to cut off stone. बड़े पत्थरों को काटना बिना किसी पत्थर के औजारों को संभव नहीं था, इसलिए मिट्टी की बनी हुई, मिट्टी से पकी हुई ईंटों के उपयोग वहां पर बिल्डिंगों को बनाने के लिए किया जाता था। ये उसका कारण है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सही है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ऑफ आयरन एज, सही है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल, ये ग्रामीण थी। ये लोह युग की सभ्यता थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू स्टोन एज, ये पाषाण युग की थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज चालकोलिथिक, क्या ये उत्तर पाषाण काल की थी या नव पाषाण काल की थी। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, ये आयरन एज की कहना सही है, इसको ग्रामीण कहना सही है। ये तो आपको पता होगा कि वहां पर नगरीय विशेषता हमको बहुत मिली है। पत्थरों की अवस्था के बाद इसका उत्तर हुआ, आयरन हुआ, तो इसको आयरन एज कहा जाता है। आयरन एज की सिविलाइजेशन थी वहां पर, लेकिन वहां से हमको किसी प्रकार के आयरन टूल्स नहीं मिले हुए, है ना। सॉरी, आयरन एज का नहीं, सिविलाइजेशन चालकोलिथिक थी। चालकोलिथिक ताम्रपाषाणकालीन, ताम्रपाषाणकालीन सिविलाइजेशन थी, जिसे हम लोग चालकोलिथिक कहा जा सकता है। इस सिविलाइजेशन की विशेषता थी।
नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि कौन सी थी? लिपि यानी स्क्रिप्ट, कौन सी स्क्रिप्ट का यूज वहां पर किया जाता था? खरोष्टी, ये आपको पता है, पढ़ा होगा, मौर्य काल में थी। ब्रह्मी, ये भी मौर्य काल में आई थी। और बुस्ट्रोफेडन, बुस्ट्रोफेडन ये हड़प्पा की लिपि थी। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि हड़प्पा में कौन सी लिपि में, हालांकि हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए, है ना, हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे हड़प्पा में जो मिला है उसका मतलब क्या है। इसलिए हड़प्पा को अगर हम इस आधार पर कैटेगराइज करते हैं तो हड़प्पा को हम मानते हैं कि वो प्रोटो हिस्टोरिक है। कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक होता है प्री हिस्टोरिक, दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक, और तीसरा होता है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है? प्री हिस्टोरिक का मतलब है जिसके बारे में रिटन इज नॉट अवेलेबल, रिटन इज नॉट अवेलेबल। प्रोटो हिस्टोरिक, इसका मतलब क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक का अवेलेबल बट नॉट रीड, उसको पढ़ा नहीं गया है। हिस्टोरिक अवेलेबल है और पढ़ा भी गया है। ठीक, तो ये किस में आता है? प्रोटो हिस्टोरिक में आता है, जहां की लिपि थी वेस्ट्रोफेडन। नेक्स्ट, महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया था, कहां से? महान यानी कि ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ ये सबसे बड़ी संरचना थी जो मोहनजोदड़ो से बनी, सबसे बड़ी संरचना मोहनजोदड़ो। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मांडा, मांडा जम्मू और कश्मीर में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है और ये किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। चिनाब, झेलम, सतलज या जास्कर? दैट इज लोकेटेड on the bank of river झेलम, झेलम। झेलम, इसका एक थोड़ा सा ग्राफ समझ लेते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का। देखिए, ये भारत का क्षेत्र है और ये है इस सभ्यता का विकास एरिया है जहां पर वो फैली हुई है। अब उसको ऐसे कैटेगराइज करते हैं, ये है सबका, इसका नॉर्दर्न पॉइंट, ये है सदर्न पॉइंट, ये है इसका पश्चिमी बिंदु और ये है इसका पूर्वी बिंदु। नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट्स, ईस्टर्न पॉइंट्स एंड वेस्टर्न पॉइंट्स, इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। जो नॉर्दर्न पॉइंट है इसका नाम है मांडा, सदर्न पॉइंट है इसका नाम है दाइमाबाद, और ये जो पॉइंट है इसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और ये है पॉइंट्स, इसका नाम है
सुतका गेंडोर। तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान। ये कहाँ पर है? भारत। ये कहाँ पर है? भारत। और ये कहाँ पर है? भारत। ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। और ये कहाँ पर है? यूपी में। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्लियर है। अब इसका एरिया देखते हैं। इसका एरिया नॉर्थ से साउथ ये है 1400 किलोमीटर और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज 1600 किलोमीटर। ये उसका एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का। दूसरा, इसका जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, वो है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। तो इसका ये टोटल एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्थल कहाँ पर है, ताकि हम परीक्षाओं में इनसे संबंधित, इनसे रिगार्डिंग उत्तरी स्थल कौन सा है, दक्षिणी स्थल कौन सा है, ये हम जैसे अब यहाँ रिवर की भी बात करेंगे, इसी में कर लेते हैं। जैसे यहाँ हमने जैसे रिवर देखी तो झेलम, यहाँ हम रिवर की बात करेंगे तो हिंडन, यहाँ रिवर की बात करेंगे गोदावरी, यहाँ हम रिवर की बात करेंगे तो रावी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक डायग्राम है। नेक्स्ट, इनमें से किस स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? किस स्थल से 3 नगरों पर? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स रिमेनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप हैव रिवील्ड इट? जहां से हमको 3 प्रकार के, 3 छोटे छोटे 3 कॉलोनियां मिली हों, और वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां से 3 हमको मिले हैं। उसका नाम है धौलावीरा। यहाँ से हमको नगर 1, नगर 2 और नगर 3 तीनों में अलग अलग विशेषताएं हमको मिली हैं। ये एकल नगर है और ये 3 नगर है। समझ गए? है सिंधु घाटी सभ्यता की, जहां से हमको 3 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 3 नगरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये क्लियर हुआ, धौलावीरा से हमको 3 नगरों के साक्ष्य मिले हैं, और अन्यथा किसी भी और स्थल से हमको 3 साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला है कि वो कौन सी जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की जहां से हमको कोई भी शैल यानी कि जो शंख होता है वो मिले हैं, तैयार शंख मिले हैं। तो ये कहाँ से मिल सकते हैं? आप जानते हैं कि ये समुद्र से प्राप्त होने वाली चीजें हैं, और ये हमेशा ही कहाँ से मिलेंगी? जहां पर बंदरगाह हो। तो बंदरगाह कहाँ पे था? लोथल में। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। यहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन? कौन सी कंट्री में सबसे पहले हमको कपास, कपड़े, कपास और कॉटन कल्टीवेशन यानी कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सबसे पहले? तो इसके बारे में प्रमाण है कि कुछ लोगों का मानना है कि कपास के साक्ष्य सबसे पहले भारत से प्राप्त हुए हैं। हमको सिंधु घाटी सभ्यता में आईवीसी में कॉटन कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले हैं, और अगर सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी है तो उससे यह भी सिद्ध हो जाएगा कि भारत में ही कपास की कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सही उत्तर उसका होगा इंडिया, भारत। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से जानवर के, कौन से जंतु के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? तो आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थलों पर जितनी भी वहां पर फाइंडिंग की गई है, जितनी भी खोजें की गई हैं, उन खोजों में हम देखेंगे कि हमको लॉइन का चित्र मिला है। पहले हम देख लेते हैं कि हमको वहां से क्या क्या मिला है, फिर उससे हम आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। कि एक तो हमको बैल मिला है, बैल जिसको कहते हैं कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल
पहला। दूसरा वहां से मिला है शेर। तीसरा हमको मिला है कुत्ता। कुत्ता हमको मिला है, बिल्ली का चित्र मिला है, घोड़े का चित्र मिला है, उनके रिमेन्स मिले हैं। हाथी के रिमेन्स मिले हैं, हाथी का पूरा कपाल मिला है, इनके रिमेन्स मिले हैं। ऐसे जैसे हिरण के मिले हैं, लेकिन गाय के संबंध में किसी प्रकार के कोई भी अवशेष वहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, इसका नाम है काऊ की गाय। गाय, गाय के कोई भी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली फ्रॉम एक्सकैवेशन ऑफ हड़प्पा साइट सिनोली व्हाट वाज फाउंड। अभी हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक से जैसे ही एक सिनोली सभ्यता की खोज हुई है, सिनोली से क्या प्राप्त हुआ है, से क्या प्राप्त हुआ है। तो हम इसको देख सकते हैं क्या प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो ये कहां पर है, वेयर। तो वेयर कहां पर है, ये हरियाणा, हरियाणा में है ना, हरियाणा में है, दिल्ली के पास, वहां से मिला है। यहां से मिला क्या है, ह्यूमन बरियल्स, बड़ी संख्या में। यहां से वैसे 3 चीजें मिली हैं। एक तो है मानव की समाधियां, समाधि, ठीक। दूसरा यहां से मिला है तलवार, और तीसरा मिला है रथ, रथ जिनका यूज किसके लिए किया जाता था, जिनका यूज युद्ध लड़ने के लिए किया जाता। तो इतने प्रकार के साक्ष्य हमको वहां से प्राप्त हुए। नेक्स्ट, द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। अब जो लोथल है वो कौन सी नदी के किनारे है, जैसे हम लोगों ने अभी समझा था, ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे हड़प्पा की कोई भी साइट नहीं है, माही नदी के किनारे कोई भी साइट नहीं है, भीमा नदी के किनारे हड़प्पा का कोई भी स्थल नहीं है। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी नदी, एक ही इसमें से एक ही नदी है लोथल, वो भोगवा, जिसके किनारे लोथल सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट, which part of ऋग्वेदा gives an account of the origin of universe। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में या कौन से पार्ट में हमको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता लगता है। 10th मंडल, 10th मंडल बताता है ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में बताता है, जिसमें हमको पता लगेगा ब्रह्मांड के अलावा वर्ण व्यवस्था का उदय, वर्ण व्यवस्था का उदय, ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उदय। नेक्स्ट, द गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। पहली बात तो गायत्री मंत्र कहां मिला हमको सबसे पहले, तो उसका आंसर है 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा, 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब 3rd मंडल से इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो ये किसको समर्पित है, गायत्री, सावित्री, अदिति, इंद्रा। तो जो समर्पित है सावित्री, या उसको कह सकते हैं सविता, सविता को समर्पित है, और जिसका अर्थ होता है सूर्य, उनको जी समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट, द गेम ऑफ डाइस वाज पार्ट ऑफ द रिचुअल। डाइस, डाइस का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं पाशा, या कह सकते हैं चौपड़, चौपड़। यह किस
उसका भाग है जिसको हम लोग कहते हैं संस्कार का, या किस पुरुषार्थ का भाग है? अश्वमेघ, राजसूय, वाजपेय या अग्निस्तोम। दैट इज द पार्ट ऑफ अग्निस्तोम। वाजपेयी यज्ञ में चौपड़ इत्यादि नहीं होते हैं, राजसूय यज्ञ में भी नहीं होते, अश्वमेघ यज्ञ में होते हैं, अग्निस्तोम में होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पुरुषार्थ इज नॉट द पार्ट ऑफ त्रिवर्ग? मोक्ष, काम, धर्म और अर्थ। चार पुरुषार्थों का उल्लेख हमको वैदिक पीरियड से मिलता है, जो ये लिखे हुए हैं। मोक्ष, मोक्ष, काम, धर्म और अर्थ। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। काम का मतलब है संतानों उत्पत्ति, और धर्म का मतलब है कर्तव्य, और अर्थ का मतलब है जीविका उपार्जन। जीविका उपार्जन, ठीक है। अब इसमें से अगर हम मोक्ष को अलग कर देंगे तो बाकी के जो तीन हैं इनको हम लोग त्रिवर्ग पुरुषार्थ कहा जाता है, बाकी तीनों को। तो ये इसमें मोक्ष इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज द स्मॉलेस्ट? इन सारे उपनिषदों में से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सारे उपनिषदों में से टोटल उपनिषद कितने हैं पहले हम समझ लेते हैं। जो उपनिषद हैं, उपनिषदों की संख्या है, कुल संख्या है 108, ठीक है। इस 108 को अलग अलग वेदों में बांटा गया है, जैसे कुछ ऋग्वेद से संबंधित है, कुछ सामवेद से संबंधित है, कुछ यजुर्वेद से संबंधित है, और कुछ अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित हैं 10 उपनिषद, सामवेद से संबंधित हैं 16 उपनिषद। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद से हैं 32 और शुक्ल यजुर्वेद से हैं 19 और अथर्ववेद से हैं टोटल 31। तो टोटल उपनिषदों की संख्या है 108। तो ये 108 उपनिषद हैं। किस वेद से कौन सा संबंधित है उपनिषद, और उपनिषद में अलग अलग स्रोत भी दिए गए हैं। इसमें पूछा है कौन सा उपनिषद सबसे छोटा है, वो है कठ उपनिषद। कठ उपनिषद है, और इसमें दिया गया है यक्ष और नचिकेता के बीच का संवाद। यक्ष और नचिकेता के बीच का संवाद, ठीक है, ये इसमें दिया गया है। तो ये है उपनिषद। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज द अर्लीस्ट? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है जिसको सबसे पहले कंपोज किया गया, वो उपनिषद कौन सा है? तो उसमें हम बात करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मुंडक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। जैसे मैंने बताया कि टोटल उपनिषद 108 हैं, उन 108 उपनिषदों में से केवल 10 और 11 उपनिषद ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन 10 और 11 उपनिषदों के बारे में शंकराचार्य ने टीका लिखा है। टीका यानी कि उनके बारे में उसने कमेंट किया है, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पुराण इज द अर्लीस्ट?
देखिए, जैसा कि हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम आपको बताए थे कि पुराणों की जो टोटल संख्या है वो है 18। टोटल हमारे पास 18 पुराण है। इन 18 में से कुछ पुराण ऐसे हैं जिनसे हमको किसी न किसी के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे वायु पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। वायु पुराण से हमको किसके बारे में जानकारी मिलेगी? शुंग वंश के बारे में। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में और गुप्त वंश के बारे में। और इससे जानकारी मिलती है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो हो गया ये पुराण। फिर इसमें है कि सबसे पहला प्रमाणिक पुराण कौन सा है? प्रमाणिक पुराण तो ये है मत्स्य पुराण। ठीक है। फिर है सबसे बड़ा पुराण। ये किस आधार पर है? श्लोकों की संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर है तो वो है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण जिसमें 81,000 श्लोक है। सबसे छोटा है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण जिसमें श्लोकों की संख्या 9,000, जिसमें श्लोकों की संख्या 9,000 है। ठीक है। इसमें पूछा है अर्लीस्ट पुराण। तो अर्लीस्ट पुराण की संज्ञा किसको दी जाती है? मत्स्य पुराण को। ये सबसे महत्वपूर्ण पुराण है। ठीक है। जो मार्कंडेय पुराण है इससे हमको देवी दुर्गा के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो ये 18 पुराण है। उन 18 पुराण में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, पहला प्रमाणिक कौन सा है, ये सब जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय। अष्टाध्यायी संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। दैट इज ऑल द बुक ऑफ ग्रामर इन संस्कृत दैट इज कंपोज्ड बाय पाणिनि। और इसको पाणिनि ने उसको लिखा है। पाणिनि संस्कृत कॉलेज इज एट उज्जैन, एमपी। उज्जैन के एमपी में बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग लेड द कन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स अगेंस्ट द सुदास। जैसे कल हम आपको समझाए थे कि राजा सुदास और उसके बीच में जो झगड़ा हुआ था और पुरु के बीच में, तो एक तरफ थे सुदास और एक तरफ थे पुरु। ठीक। तो इनके बीच में जो झगड़ा हुआ था, तो राजा सुदास को ट्रेन करने वाले कौन थे? वशिष्ठ। और इनको ट्रेन करने वाले कौन थे? विश्वामित्र। ठीक। प्रश्न पूछा गया है 10 किंग्स, 10 राजाओं की जो संघ था, कॉन्फेडरेसी थी, उसको किसने ट्रेन किया? तो पुरु के साथ और भी लोग लड़े थे। इसको ट्रेन करने कौन थे? विश्वामित्र। तो सही आंसर क्या होगा इसका? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ही उसको किया था। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू अथर्ववेदा। इनमें से कौन सा है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो अथर्ववेद से संबंधित है? ठीक है। तो इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ऋग्वेद, इसके बाद है सामवेद,
यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब देखते हैं किसके कितने कितने ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद के कौन से हैं? ऐतरेय ब्राह्मण नंबर 1। नंबर 2 कौन सा है? कौशितकी। कौशितकी, ठीक है। सामवेद में कौन कौन से ब्राह्मण हैं? पहला है तांडे ब्राह्मण और दूसरा है षड्विश। और अन्य में है सामविधान। सामविधान भी है इसमें। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें है शतपथ ब्राह्मण, और तैत्तिरीय ब्राह्मण, और इसके अलावा इसमें है तांड, षड्विश और एक और होगा ना जेमिनी। ब्राह्मण। और अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट है? तो उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण, ठीक, सही उत्तर है गोपथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज रिटन इन प्रोज। कौन सा उपनिषद है जो प्रोज में लिखा गया है? ये है बृहदारण्यक उपनिषद। ये सब प्रोज में लिखे गए हैं। ये कथ, ईश और केन, ये सब उपनिषद में बृहदारण्यक ऐसा उपनिषद है जिसको प्रोज में लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने वैदिक और इंडस वैली से मिलकर के तैयार किया था। ये जो प्रश्न है जो हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं उसी लेवल और उसी को ध्यान में रख करके तैयार की गई प्रश्नावली है। इनसे हमको जानकारी मिल जाती है कि हम किस किस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। और अगर हम इस डिस्कशन को ध्यान से सुनते हैं तो बाकी के आने वाले प्रश्नों को भी ध्यान से हल कर पाएंगे अगर हमने डिस्कशन को ध्यान से सुना है तब। तो ये उसका स्टेटमेंट है जिससे हम लोग ये समझ पाते हैं। अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं या उसके बारे में और पीछे के बैकग्राउंड को जानते हैं तो हम अधिकांश चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसको सुनते रहिए एंड ट्राई टू मेक सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट्स। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।